नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में मैं आपको कुछ बारीकियां बताने वाला हूं। 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो हर एक स्टॉक के बारे में आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। देखो, स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम रहेगा, क्या स्टॉक की स्ट्रैटेजी रहेगी, स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न क्या बोलते हैं, हर एक चीज़ पे हम बारीकी से फोकस करेंगे। एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा स्टॉक के अंदर कितनी गिरावट आपको देखने को मिलेगी और कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उन सभी पॉइंटों से पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्केट से रूबरू करवा देता हूँ। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल रहा है। अगर देखा जाए तो अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले थे। उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्री में जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें अक्टूबर के आसपास की, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में अपर सर्किट लगभग लग गए थे। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई और एक बड़ी एफआईआई की बिकवाली हमें उस टाइम स्टॉक मार्केट में देखने को मिली, जिससे एक बड़ी गिरावट हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है। अगर बात करें इस करंट टाइम की, तो यहाँ पे सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 73,000 के करीब आ चुका था। एक बड़ी गिरावट यहाँ पे बड़ी गिरावट का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे लगातार गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे गिरावट कम से कम 80-90% के करीब हो चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं। ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है, काफ़ी नामी ग्रामी स्टॉक है, जैसे जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। तो एक बड़ी गिरावट का माहौल यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बना हुआ है। तो देखते हैं स्टॉक के बारे में कि इसका डेटा क्या बोलता है, स्टॉक के अंदर क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करने वाले हैं। अगर बात करें स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो दोस्तों ये है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न में। रिटर्न तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं स्टॉक के। देखा जाए तो स्टॉक ने लगातार 2 साल पहले एक अच्छा खासा रिटर्न दिया था, 2 साल से लेकर अगले 5 साल तक एक अच्छा खासा रिटर्न दिया था। लेकिन लगातार 1.5 साल से स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखा जाए तो मार्केट की गिरावट के साथ एक बड़ी गिरावट यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिलती है। देखा जाए तो लीप ईयर में देखो 2024 एक लीप ईयर था, और उस टाइम क्या है कि जो लिक्विडिटी का कंसर्न है वो भी स्टार्टिंग से चल रहा है। और लिक्विडिटी एक ऐसा कंसर्न होता है कि जो बड़े बड़े मार्केट को ध्वस्त करके रख देता है। देखा जाए तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो में बताया था भाई, लिक्विडिटी चल रही है मार्केट के अंदर, तो आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर को चूज करता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। और लीप ईयर में लिक्विडिटी को कंट्रोल तो करता है, साथ में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो नॉर्मल मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न देखे जाए तो भाई देखो, स्टॉक ने अगर देखा जाए 5 साल में 99% का रिटर्न दिया है, 4 साल में स्टॉक ने 115% के करीब रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज़्यादा करके दिया है। 3 साल में स्टॉक ने 162% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। लेकिन लगातार पिछले 1.5 साल से एक बड़ी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिलती है। 1 साल में स्टॉक में करीब 30% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। और अगर बात करें 9 महीने के टाइम ड्यूरेशन की, तो मात्र 9 महीने में स्टॉक में करीब 26% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। 6 महीने में स्टॉक में 20.5% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। और 3 महीने में स्टॉक में 17.5% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। और 1 मंथ में स्टॉक में करीब 10% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। और अगर बात करें मात्र 7 दिन की, तो 7 दिन में स्टॉक में करीब यहाँ पे 2.25% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। अगर बात करें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो देखो होल्डिंग पैटर्न कैसा है वो यहाँ पे देखते हैं। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 73.15% थी, जो इस साल गिर के 70.08% हो गई है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ पे कोई भी फंडामेंटल देखते हो, तो हमें मोस्टली बंदे ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे एफआईआई डीआईआई पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ठोक ठोक के भरी है, जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि भाई एफआईआई डीआईआई स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में होते हैं। सबसे ज़्यादा हमें फोकस होना चाहिए प्रमोटर की होल्डिंग में। देखो प्रमोटर एक ऐसी एंटिटी होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कंपनी के साथ
काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं, काफ़ी धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को कम करते हैं। प्रमोटर ही एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जो सबसे ज़्यादा जानता है उस स्टॉक के बारे में। अगर वो ही अपनी होल्डिंग को कम करता है तो वहाँ पे आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर होनी चाहिए, तो वो स्टॉक ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न देता है। अगर 50% से कम हो जाती है प्रमोटर होल्डिंग, तो वहाँ से प्रमोटर जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं और जहाँ से एक बड़ी गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है और साथ में यहाँ पे एक हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिलती है प्रमोटर की होल्डिंग में। 73.15% से गिर के यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 70.8% हो गई। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे DII की होल्डिंग पिछले साल 13.73% थी, जो इस साल बढ़ के 14.31% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे DII का जो फ्लक्चुएशन लेवल है उससे ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग रेशियो बन चुका है। अगर बात करें FII की होल्डिंग का, तो FII की होल्डिंग पिछले साल 0% थी, जो इस साल 5.70% हो गया। तो देखा जाए तो FII की होल्डिंग रेशियो अभी भी फ्लक्चुएशन लेवल से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे पिछले साल 8.76% थे, जो इस साल घट के 8.71% हो गए। और बिल्कुल लाजमी है कि भाई यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स में एक बड़ी गिरावट हुई और बिल्कुल भी होनी चाहिए थी जब स्टॉक इस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे देगा। तो अगर बात करें स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, तो अगर स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो मैं डेटा आपको दिखाऊंगा वो करोड़ों की फॉर्म में रहेगा। अगर बात करें रिवेन्यू के बारे में, तो स्टॉक का जो पिछले साल रिवेन्यू था वो यहाँ पे 30,527 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के हो गया है 35,286 करोड़ के आसपास। अगर बात करें कंपनी के टोटल खर्चों की, तो यहाँ पे कंपनी के खर्चे पिछले साल 9,499 करोड़ थे, 9,449 करोड़ थे, जो इस साल घट के कितने हो गए 7,494 करोड़। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को ये मिलता है, भाई कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू वो लगातार ग्रोथ में है, लेकिन कंपनी के जो खर्चे हैं वो उसमें काफ़ी बड़ी कमी हमें देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्टॉक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखो, जो फाइनेंशियल कंडीशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है भाई कंपनी अपने दम पे, अपने स्टाफ, अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट के दम पे आखिर कितना रिवेन्यू जनरेट करने में सक्षम है। अगर कोई कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करने में सक्षम नहीं है, तो वहां पे आपको उस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। भाई जब कोई कंपनी रिवेन्यू ही जनरेट नहीं कर पा रही, तो वो आखिर इन्वेस्टर्स को कहां से रिटर्न ला के देगी। तो ये सबसे बड़ी बात आती है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको हमेशा देखना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस स्टॉक का यहाँ पे 18,403 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के कितना हो गया 24,401 करोड़। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। देखा जाए तो स्टॉक का जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 24,401 करोड़ है। अगर ये 24,401 करोड़ है तो रिवेन्यू 35,286 करोड़ कैसे आ गया। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समझने वाली चीज़ें है कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना कम है तो यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो इतना ज़्यादा कैसा है, क्यों है। तो यहाँ पे देखो, जो कंपनी होती है ना, उसके जो इनकम सोर्सेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कंपनी जैसे मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करती है, ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई अदर इनकम हो गई, मार्केट से कितना इंटरेस्ट कैप्चर किया, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्सेज होते हैं और वो सारा मिला के यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ यहाँ पे टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट करके डाला जाता है। अब क्या होता है कि भाई जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। अगर आप अदर इनकम सोर्स से मतलब रखते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। हाँ, आप उसकी फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगा सकते हो टोटल रिवेन्यू के जरिए। अब बात करते हैं स्टॉक की। अगर रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे रिजर्व पिछले साल, अगर 2020 का डेटा जहाँ यहाँ पे है, तो 2020 में कंपनी का रिजर्व 62,629 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के 1,08,185 करोड़ हो चुका है। तो देखा जाए तो कंपनी एक बड़े रिजर्व के साथ मार्केट में ट्रेड कर रही है। कंपनी पूरी तरह से डेबिट फ्री है, लेकिन फिर भी स्टॉक का एक बड़ा, अगर यहाँ पे इतना बड़ा रिजर्व है तो स्टॉक के अंदर आखिर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस क्यों नहीं है। वो इस वजह से कि भाई जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे आपको मोस्टली इतनी ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। चाहे आप पंजाब नेशनल बैंक के साथ ICICI बैंक देख लो, HDFC देख लो, कोई भी बैंक देख लो, आपको सभी के अंदर लगभग सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, क्योंकि सेक्टर ही ऐसा है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में।
देखो ये सबसे खास पॉइंट होता है फाइनेंशियल कंडीशंस का। दूसरा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट, कि भाई कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए आखिर कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है मार्केट में, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। चाहे वो एडवर्टाइजिंग में करे, आउटलेट डालने में करे, या फिर इंप्लॉयज़ को हायर करने में करे, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो यहाँ पे अगर 2020 की बात करें तो कंपनी ने 2,53,783 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और इस साल अगर देखा जाए तो ये बढ़ के हो चुका है 4,40,421 करोड़ के आसपास। तो देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट खर्च कर रहा है, और ये हमेशा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर कोई कंपनी अपने मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ पे समझ लेना वो कंपनी एक सीमित दायरे में अपना बिजनेस कर रही है, और उसका बिजनेस सीमित दायरे में सिमट के रह जाता है। वहाँ पे आपके स्कोप भी सिमट के रह जाते हैं, साथ में आपके जो रिटर्न्स है वो भी सिमट के रह जाते हैं। अगर कोई कंपनी ब्रॉड वे पे अपना बिजनेस को लेके जाती है तो वहाँ पे आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, साथ में आपको वहाँ पे लॉन्ग टर्म एक अच्छा खासा स्कोप देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के बारे में सारे फाइनेंशियल डेटा। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के बारे में ये चीज़ें नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो, अपनी इंपॉर्टेंट राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक को लेके। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।